जब हमारे पास सुविधा नहीं है तो सर झुका के हमें लौटना ही पड़ेगा बाहर। मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार का अब सर झुके। बहुत ज़्यादा शिकायत है, लोग ये आप सही बोल रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि जो भी जीत के आते हैं वापस नहीं आते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। एक सवाल जो है परिवारवाद को लेकर है, जी। जो उठता है। कल जनता विरोधी से पूछ रहे हैं कि आपने 5 वर्षों में क्या किया है। माताजी ने, पिताजी दोनों कभी ने जात पात की राजनीति नहीं की है, जात पात धर्म से ऊपर की है। मैं भी जात पात में विश्वास नहीं रखती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मौजू 24 में और मैं हूं आपके साथ कुंदन सिंह। मौजू 24 के बेहद ही खास प्रोग्राम हमारे नेताजी में आज की मेहमान कोमल सिंह हैं। कोमल सिंह गायघाट से लोजपा की प्रत्याशी हैं। गायघाट की राजनीति में नया चेहरा, लेकिन कुछ ही दिनों में काफ़ी चर्चित हो गई हैं अपने भाषण देने की कला से, लोगों से संवाद करने की कला से। हम जानते हैं उनसे, आगे बहुत सारे मुद्दे पे हम उनसे बात करेंगे जो अलग अलग लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक बार जब मैं इंटरव्यू करने जाऊं तो उनसे बात करूं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अ, जैसा कि आप जिक्र करती हैं हमेशा कि आप सिम्बोसिस से एमबीए करके आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं और टाटा में आपने जॉब भी किया है। क्या ज़रूरत पड़ी इस धूप में घूमने की? आप आराम से कॉर्पोरेट में नौकरी करती 8 घंटे की। जी, अगर हम सारे बिहारी जब बाहर बैठ के कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं और अन्य राज्य के लोगों से हमारा उठना बैठना होता है और तमाम जब बिहार के ऊपर चर्चा होती है, बिहार की खामियों के ऊपर चर्चा होती है, तो बाहर के लोग भी एक बिहारी को ही पकड़ के बोलते हैं कि भाई तुम बिहारी हो, तुम बिहार के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। बिहार के लिए मैंने जो हालात देखा बचपन में ही, जैसा आप तमाम लोग जान रहे हैं, बाहर चली गई, शिक्षा लिया बाहर से, रोज़गार करने बाहर। मैं नहीं चाहती कि अगर हम लोग जैसे लोग वापस घर लौट के नहीं आएंगे, यहाँ के परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से लोग बाहर जा रहे जाते ही रहेंगे। सभी लोगों का दिल दुखा होगा। अभी जो कोरोना वायरस हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, लाखों की तादाद में बिहारी लौट कर वापस आए थे और किस तरीके से आए थे, पैदल चल के आए थे, जिस तरीके से वो आए थे, अब तमाम लोग, सबका दिल दुखा होगा। और आज बुरा इस बात का लगता है कि इतना अपमानित करके अन्य राज्य से वो लौटकर अपने घर आए लाखों की तादाद में, और आज भेजने के लिए किसी ने बस नहीं दिया, बुलाने के लिए भी किसी ने बस नहीं दिया। लेकिन आज जब फिर लॉकडाउन खुल गया है तो उन बिहारियों को बुलाने के लिए बस भेजा जा रहा है, एरोप्लेन का टिकट दिया जा रहा है, ट्रेन की टिकट दी जा रही है, और इतना अपमान सहने के बाद भी आज हम बिहारियों को वापस उन्हीं राज्य में जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जब हमारे पास सुविधा नहीं है तो सर झुका के हमें लौटना ही पड़ेगा बाहर। मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार का अब सर झुके, मेरे किसी भी भाई बहन का सर झुके, मेरे बुजुर्ग का सर झुके। मैं चाहती हूँ कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना अब आगे जाए। इसीलिए हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मोटो लेके आगे चल रहे हैं। उनकी जो मैनिफेस्टो है वो इस बारे में बात करती है, कैसे हम रोज़गार की व्यवस्था लाएंगे, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करेंगे, शिक्षा के ऊपर फोकस करेंगे, इन सब मुद्दों पे फोकस करेंगे ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी, सुविधाएं अपने घर में मिल सके। मैं तो लोगों को कह रही हूँ कि जो मैं सुविधा लेके आना चाह रही हूँ, मैं मुजफ्फरपुर में या बिहार में भी कहीं नहीं, पटना तक भी नहीं, मैं गायघाट विधानसभा के अंतर्गत लाऊंगी। लोगों को विधानसभा में ही हर सुविधा मिलेगी। एक जो सवाल बराबर उठता है कि जैसे अभी आप तो क्षेत्र में घूम रही हैं, जी। ये कॉमन सवाल है जी। लोगों का कि इसके बाद, चुनाव के बाद जी। लोग यहाँ पे जो पार्टी या जो नेता जीत के जाते हैं जी। 5 साल के बाद ही तभी नजर आते हैं जब दोबारा चुनाव होता है। जी। तो कोमल सिंह उसको कैसे विश्वास दिलाएगी कि वो 5 साल जनता के बीच में रह के जी। काम करेंगे? जी। कैसे? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये भी बता रही हूँ कि मेरी माताजी यहाँ की विधायिका रह चुकी है 5 साल, और आप मीडिया से हैं, आप भी जाइए, पूरे गायघाट विधानसभा का भ्रमण करिए। अधिकांश सड़कों पे जो आज शिलान्यास देखने को मिलता है वो श्रीमती वीणा देवी जी के नाम का मिल रहा है। अधिकांश समुदाय भवन पे जो शिलान्यास देखने को मिलता है उन्हीं के नाम का मिलता है। खेलकूद का स्टेडियम बनाई, अस्पताल बनाई, कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाई, मंदिर बनवाई, ऐसे कितनी सुविधाएं ला के 5 साल उन्होंने करके दिखाया, जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी ने 25 साल में नहीं करके दिखाया। एक तो मैं अपनी माता जी के कामों को आगे रखती हूँ, दूसरा मैं अपने संकल्प, अपने विचार, अपनी सोच लोगों के सामने रखती हूँ और लोगों को कहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा शिकायत है, लोग ये आप सही बोल रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि जो भी जीत के आते हैं वापस नहीं आते। लोगों का ये भी एक बात है कि सम्मान नहीं देते। आज सब हाथ जोड़ के आते हैं, जीतने के बाद कोई हाथ नहीं जोड़ता। मैं ये सोच बदलना चाहती हूँ। मैं राजनीति कैसे की जाती है उसमें ये सोच लाना चाहती हूँ, क्या लोग को भरोसा जगाना चाहती हूँ कि अगर आप सही उम्मीदवार के हाथ में, सही आदमी के हाथ में अपना नेतृत्व करने का मौका दीजिएगा तो ये बात बदल सकती है। ये बात, हर चीज़ बदल सकती है। ऐसा कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो असंभव है। बस हम लोग को अपना नज़रिया बदलना होगा, अपना एक बार एक बदलाव लाने का वक्त आ गया है। बदलाव ला के देखिए, लोगों का नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लोगों को मैं ये भी कहती हूँ कि सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और उनसे ही प्रेरित होकर मैं बिहार में 15 दिन के लिए छुट्टी में आई थी।
अपनी माताजी के चुनाव के लिए और मोदी जी के लिए, और तब परिस्थिति देखा था। मैं आप लोग कहना चाहती हूँ कि वो बैठकर जो भी योजनाएं लाते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो भी योजनाएं लाते हैं वो धरातल पे यहाँ के लोगों को वो चीज़ मिले, ये सुनिश्चित उनका क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ही कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन बातों को ध्यान रखे कि अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए वो किसके हाथ में कमान दे, क्योंकि वो ही सुनिश्चित कर सकता है कि जो भी योजना है वो लोगों, कोई भी गाय घाट का व्यक्ति उससे वंचित ना रह सके। वरना सरकार योजना पास करेंगी, देश आगे चला जाएगा, बिहार आगे चला जाएगा, गाय घाट देखिए, विधानसभा पीछे छूट जाएगा। एजुकेशन को लेकर आप जो बात करें, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे एजुकेशन, और जो एक स्वास्थ्य के बात की आपने कि हॉस्पिटल वगैरह की, एक यूज़र जो मैंने सवाल कुछ लिया था पब्लिक प्लेटफॉर्म से, तो एक यूज़र का सवाल था कि जो सब सेंटर हैं, जी मतलब स्वास्थ्य सेंटर जो है वहाँ पे एएनएम नहीं जाती है समय पर, जी या वहाँ पे एक दवाई उपलब्ध नहीं होता है। जी। शिक्षा की आप बात कर रही हैं, समय पे सही टीचर नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, जी। उसको कैसे बदलाव करेंगे आप, क्योंकि शिक्षा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी, जैसे अब एक बात बताइए, सरकार को एक फंड मिलता है विधायक को, फंड की मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है जो सरकार की फंड है, अगर हम क्षेत्र में रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की समस्याओं को अपने आंखों से देखेंगे, उनके बीच उठेंगे, बैठेंगे, समझेंगे परिस्थितियों को, तभी तो निर्णय ले सकते हैं ना कि कितना प्रतिशत फंड हमें शिक्षा पे लगाना है, कितना प्रतिशत फंड हमें स्वास्थ्य पे लगाना है, कितना प्रतिशत फंड हमें रास्ता रोड बनाने के लिए लगाना है। वो चीज़, उसके बाद कितना प्रतिशत फंड रोजगार के ऊपर लगाना है, कितना प्रतिशत फंड युवाओं के स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, योग्यता को बढ़ाने की ज़रूरत है, ये निर्णय। उसके बाद साथ ही साथ मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मॉनिटर करने की चीज़ों को, अकाउंटेबिलिटी, एक जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ कि मैं चीज़ों को मॉनिटर करूँगी, मैं देखूँगी कि जो विद्यालय है, जो उच्च स्तरीय विद्यालय भी खोलने का, विश्वविद्यालय खोलने का भी काम करूँगी, और देखूँगी कि वहाँ पे टीचर सही समय पे आ रहे हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अस्पताल में जो आप इलाज की बात कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं, तो मॉनिटर करना पड़ेगा ना, वो मॉनिटर करूँगी, उस चीज़ की जिम्मेदारी लेना चाह रही हूँ। मौका तो पब्लिक ही मुझे देंगे। मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि आपको निर्णय लेना है। बार बार जो आपके बीच लोग आके कहते हैं एक मौका और एक मौका और, महीने महीने मौका थोड़ी देते हैं, एक मौका और 5 साल, मतलब एक चूक होगा 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत आप पीछे चले जाइएगा अगर 5 साल एक मौका के इंतजार में रहिएगा। और एक चीज़ और, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आज भी मैं आपको बताती हूँ कि वो लॉकडाउन हुआ, स्कूल्स बंद हैं, पर प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल गया, सरकारी स्कूल बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस मिला, लेकिन मैंने ये कहीं मुद्दा किसी को उठाते नहीं देखा। क्यों? क्या सरकारी स्कूल के बच्चों का 10वीं का परीक्षा नहीं होगा अगले साल? क्या उनका 12वीं का परीक्षा नहीं होगा? इन सब पहलू पे काम करना चाहती हूँ। एक युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी भी कर रही थी, तो वो लाइफ जी कर आई हूँ जो लाइफ बच्चों को मैं देना चाह रही हूँ। और हर बच्चों के पास ये सुविधा नहीं होता है कि वो दिल्ली चले जाए, बॉम्बे चले जाए, तो वो सुविधा को कैसे मैं क्षेत्र में लाना चाहती हूँ, व्यवस्था तो मैं ला सकती हूँ, मार्गदर्शक तो कर सकती हूँ, वो जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। देखिए, एक सवाल रोड को लेकर भी है। एक बलवंत जी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा कि चचरी, जो चचरी प्रखंड में है, कई जगह हरपुर में देख लीजिए, लदौर में है, कई जगह चचरी, तो चचरी मुक्त प्रखंड कब बने? आज़ादी के बाद अभी भी चचरी देखने को मिलता है। आप पुणे से पढ़ के आई हैं, जी, तो मतलब कैसा लगता है यहाँ पे कि कब ये आप इसको कैसे लेके वही तो विकास मैं करेंगे? बोल रही हूँ। मैंने अब खुद अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा था, वो बोल रहे थे कि कोटा में पढ़ाने वाले भी बिहारी, कोटा में पढ़ने वाले भी बिहारी, बस हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। कब तक हम सड़क, कब तक पुल पुलिया, इन्हीं मुद्दों में घिर के रहेंगे? ये मुद्दा तो कब का, ये सब पक्कीकरण तो कब का हो जाना चाहिए था। हर राज्य आगे बढ़ रहा है, हम अभी भी पक्कीकरण हमारे सड़क पे नहीं हो रखी है, अभी भी कच्ची पक्की रोड देखने को मिलता है। तो इसीलिए लोगों को कहती हूँ एक मौका दीजिए, हर पहलू पे काम करूंगी, कोई समस्या छोटा बड़ा नहीं होता। सड़क की समस्या से लेकर अच्छी शिक्षा की समस्या तक, पुल पुलिया की समस्या से लेकर उच्च विश्वविद्यालय खोलने की समस्या तक, आपकी समुदाय भवन से लेकर स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर अस्पताल खोलने तक, हर छोटे से बड़े पहलू पे काम करूंगी, हर मुद्दा पे काम करूंगी। और मैं बार बार लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा, ये साबित करके दिखाऊंगी कि 5 वर्ष में, जब एक बार मुझे मौका दिया जाएगा, 5 वर्षों के अंतर्गत लोग ये देखेंगे कि गाय घाट विधानसभा कैसे बिहार में एक विकास का रोल मॉडल बन के सामने आता है। 2 सवाल है मात्र, उसके बाद हम इंटरव्यू ओवर करेंगे। एक सवाल जो है परिवारवाद को लेकर है, जी। जो उठता है, विरोधी आप पे सवाल खड़ा करते हैं कि जैसे कि आपने बताया भी कि आपकी माताजी विधायक रही हैं, अभी सांसद है वैशाली से, जी, और आपके पिताजी एमएलसी हैं यहाँ के। जी।
तो परिवारवाद को कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले आपने मुझे बोला कि परिवारवाद का आरोप विरोधी लगाते हैं। बिल्कुल। विरोधी को जवाब देना मेरा काम नहीं है, जनता को जवाब देना मेरा काम है, और जनता मुझसे सवाल नहीं पूछ रही। फिलहाल जनता विरोधी से पूछ रहे हैं कि आपने 5 वर्षों में क्या किया है। तो पहले वो जनता के सवाल का जवाब दे। मैं भी मेरे से जनता ये सवाल नहीं पूछ रही, मेरे से जनता काम की सूची दे रही है कि जब आप मेरे बीच आओगे हम चाहते हैं आप ये करो। हर जगह जा रही हूँ, जनता सूची दे रही है, तो मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। जो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं पहले बोलिए, जनता के सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक अंतिम एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल है कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर। कास्ट पॉलिटिक्स में को लेकर मेरे माताजी ने, पिताजी दोनों कभी ने जात पात की राजनीति नहीं की है। जात पात धर्म से ऊपर की है। मैं भी जात पात में विश्वास नहीं रखती, उससे ऊपर उठ के मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, आप भारतीय हैं, ये भारतीय हैं, ये भारतीय, हम सब भारतीय हैं। एक ही जात है हमारा, भारत और भारतीय। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें मोजो 24 को और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।